नमस्कार। चलिए आज ऑप्शंस की थोड़ी गहरी दुनिया में उतरते हैं और देखिए हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि ये होते क्या हैं, बल्कि उस अदृश्य ताकत को भी पहचानेंगे जो इनकी कीमतों को चलाती है। एक ऐसी पावर जो आप जानते हैं अक्सर पर्दे के पीछे काम करती है। ठीक है, तो शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी तो आया ही होगा। ये एक ऐसी पहेली है जो बड़े से बड़े ट्रेडर्स को भी चक्कर में डाल देती है। और सच कहूं तो यही हमारी आज की पूरी चर्चा की वजह है। और इसका जवाब इसका जवाब यहाँ है। एक ऑप्शन वो सिर्फ एक बेट नहीं है। ऐसा नहीं कि बस एक दिशा चुन ली, नहीं। ये तो कई अलग अलग रिस्क्स का एक बंडल है, एक पैकेज। और बस यहीं से ऑप्शंस की असली और कई ज्यादा इंटरेस्टिंग दुनिया शुरू होती है। तो चलिए इस छिपी हुई कीमत की परतों को ना एक एक करके खोलते हैं। शुरुआत करते हैं उन दो सबसे बेसिक हिस्सों से जो समझ लीजिए हर ऑप्शन की वैल्यू की नींव होते हैं। देखिए, हर ऑप्शन की कीमत में दो चीजें होती हैं। पहला है इंट्रिंसिक वैल्यू। ये बड़ा सिंपल सा हिस्सा है। मतलब अगर ऑप्शन को अभी के अभी इस्तेमाल किया जाए तो उसकी क्या वैल्यू है, बिल्कुल सीधा साधा कैलकुलेशन। अब आते हैं मिस्टीरियस हिस्से पर। इसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यू। और दोस्तों असली खेल तो यही है। ये मार्केट की नज़र में टाइम, अनसर्टेनिटी और पोटेंशियल की कीमत है। उम्मीद, डर, पॉसिबिलिटी, सबकी कीमत इसमें जुड़ी है। और हां, हमारी शुरुआत वाली पहेली का जवाब भी यहीं छिपा है। तो अगर हमें इस एक्सट्रिंसिक वैल्यू को समझना है, मतलब टाइम और अनसर्टेनिटी की इस कीमत को, तो हमें इसके पीछे काम कर रहे अलग अलग रिस्क्स के डायमेंशंस को समझना होगा। ये वो फोर्सेस हैं जो ऑप्शन की कीमत को हर पल हर सेकंड बदलती रहती हैं। और इन रिस्क्स को नापने के लिए, इन्हें मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ खास टूल्स हैं जिनको कहते हैं द ग्रीक्स। अब इसे किसी कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स फॉर्मूला की तरह मत सोचिए, नहीं, इसे एक ट्रेडर के प्रैक्टिकल टूल किट की तरह देखिए। एक बात साफ है, ये ग्रीक्स कोई जादू की छड़ी नहीं है जो फ्यूचर बताएंगे। बिल्कुल नहीं। ये तो बस इतना बताते हैं कि अगर मार्केट में कुछ बदलाव आता है, जैसे कीमत, टाइम या थोड़ी सी घबराहट, तो हमारे ऑप्शन पर इसका क्या असर पड़ेगा। सोचिए, बिल्कुल एक कार के डैशबोर्ड जैसा, जो स्पीड, फ्यूल और इंजन का हाल बताता है। ओके, तो ठीक है, चलिए अब इस डैशबोर्ड के चार सबसे इंपॉर्टेंट गेजेस पर एक एक करके नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले और शायद सबसे कॉमन गेज से, डेल्टा। ये हमें सबसे बेसिक सवाल का जवाब देता है। अगर स्टॉक की कीमत में मान लीजिए ₹1 का बदलाव आता है तो हमारे ऑप्शन की कीमत पर कितना असर पड़ेगा। तो सीधे शब्दों में डेल्टा हमारे डैशबोर्ड का स्पीडोमीटर है। ये बताता है कि प्राइस डायरेक्शन के हिसाब से हमारा मुनाफा या नुकसान कितनी तेजी से बदल रहा है। जितना ज्यादा डेल्टा उतनी ही तेज रफ्तार। अब अगला गेज है गामा। देखिए, अगर डेल्टा स्पीडोमीटर था तो गामा हमारी गाड़ी का एक्सेलरेटर है। ये नहीं नापता कि हम कितनी तेजी से जा रहे हैं, बल्कि ये नापता है कि हमारी स्पीड कितनी तेजी से बदल सकती है। गामा हमें बताता है कि हमारी रफ्तार कितनी जल्दी बढ़ या घट सकती है। और एक खास बात, जब कोई ऑप्शन एट द मनी होता है, यानी उसकी स्ट्राइक प्राइस स्टॉक की करंट प्राइस के बिल्कुल पास होती है, तब उसका गामा सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कीमत में छोटा सा भी बदलाव प्रॉफिट या लॉस की रफ्तार पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। अब आते हैं थीटा पर। इसे अक्सर ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन भी कहा जाता है। ये टाइम की कीमत है, एक टिक टिक करते हुए टाइम बम की तरह, जो हर गुजरते दिन के साथ आपके ऑप्शन की वैल्यू को थोड़ा थोड़ा करके खा जाता है। सोचिए, थीटा हमारे डैशबोर्ड का फ्यूल गेज है। टाइम वो फ्यूल है जिस पर ऑप्शन चलता है, और ये गेज ये हमेशा नीचे की तरफ ही जाता है, कभी ऊपर नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है, ये फ्यूल टैंक बहुत बहुत तेजी से खाली होता है। और आखिर में है वेगा। ये मार्केट के मूड को नापता है। जब मार्केट में डर या अनसर्टेनिटी बढ़ती है, जिसे हम टेक्निकल भाषा में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कहते हैं, तो वेगा हमें बताता है कि इसका हमारे ऑप्शन की कीमत पर क्या असर पड़ेगा। वेगा को डैशबोर्ड पर रोड कंडीशंस का इंडिकेटर समझ सकते हैं। अगर मार्केट में घबराहट बढ़ती है तो ये तूफानी मौसम या उबड़-खाबड़ सड़क जैसा है, और ये आपके ऑप्शन की कीमत को अचानक से बढ़ा सकता है, भले ही स्टॉक प्राइस अपनी जगह से ज्यादा ना हिली हो। इंटरेस्टिंग है ना?
तो अब जब हम इन सभी गेजेस को समझ गए हैं, असली जादू इस चीज में है कि ये सब एक साथ कैसे काम करते हैं। देखिए, ये अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ एक लगातार खींचतान में लगे रहते हैं। तो चलिए हम अपनी शुरू वाली पहेली पर वापस चलते हैं। मान लीजिए एक कॉल ऑप्शन खरीदा गया, तो दोस्त डेल्टा चाहता है कि कीमत ऊपर जाए, लेकिन दुश्मन थीटा हर रोज वैल्यू थोड़ी कम कर रहा है, और वहीं वेगा उम्मीद कर रहा है कि मार्केट में थोड़ी हलचल हो। तो जीत कब होगी? जीत तभी होगी जब डेल्टा या वेगा से मिलने वाली ताकत थीटा के रोजाना के नुकसान से ज्यादा हो। और बूम, यही हमारी पहली पहेली का जवाब है। तो ये सब समझने के बाद ऑप्शंस को देखने का नजरिया ही बदल जाता है ना? ये अब सिर्फ ऊपर जाएगा या नीचे का सिंपल सा गेम नहीं रह जाता। देखिए, एक स्टॉक ट्रेडर अक्सर बस एक ही डायमेंशन में सोचता है, प्राइस कहां जाएगी। लेकिन एक ऑप्शंस ट्रेडर वो एक साथ कई डायमेंशंस में सोचता है, प्राइस, टाइम और मार्केट की वॉलेटिलिटी, ये तीनों मिलकर मेरे ट्रेड पर क्या असर डालेंगे। और बिल्कुल यही इसका सार है। ऑप्शन सिर्फ बेट लगाने के टूल्स नहीं है, ये रिस्क को ट्रांसफॉर्म करने के टूल्स हैं। रिस्क को अपनी मर्जी के मुताबिक शेप दे सकते हैं, बदल सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। द ग्रीक्स हमें अंदाजा लगाने के खेल से निकालकर स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट की दुनिया में ले आते हैं। वो हमें अपने डैशबोर्ड को देखकर ये फैसला करने की ताकत देते हैं कि हम कौन सा रिस्क उठाना चाहते हैं और कौन सा नहीं। तो अगली बार जब कोई ऑप्शन देखा जाए, तो सिर्फ ये मत पूछिए कि प्राइस कहां जाएगी। उसकी जगह ये सवाल कीजिए, मैं प्राइस, टाइम और अनसर्टेनिटी का कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन सा मिक्स अपने पास रखना चाहता हूं। ये एक सवाल सोचने का पूरा तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। किसी ऑप्शन की कीमत क्या ये सिर्फ इस बात पर तय होती है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे? नहीं, इसके पीछे ना एक छिपा हुआ इंजन काम करता है, एक ऐसी ताकत जो असल में कीमत चलाती है। और आज हम इसी वॉलेटिलिटी इंजन के राज खोलने वाले हैं। ये जो बात कही गई है ये बिल्कुल सटीक है। असल में वॉलेटिलिटी है क्या? ये मार्केट का एक तरीका है किसी अनजानी चीज पर, किसी अनिश्चितता पर एक प्राइस टैग लगाने का। सोचिए, डर और उम्मीद को एक नंबर में बदल देना, यही तो है वॉलेटिलिटी। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। वॉलेटिलिटी मतलब किसी भी एसेट की कीमत में कितना उतार चढ़ाव हो रहा है, बस उसका साइज। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि कीमत ऊपर जा रही है या नीचे, नहीं, उसका फोकस सिर्फ इस पर है कि भाई हलचल कितनी बड़ी है, बस। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि गुजरे हुए कल और आने वाले कल की वॉलेटिलिटी में क्या फर्क है। फिर हम वॉलेटिलिटी के शेप को समझेंगे। उसके बाद टाइम और वॉलेटिलिटी को कंट्रोल कैसे किया जाए, इस पर बात होगी। और आखिर में एक बिल्कुल नए नजरिए पर बात करेंगे, यानी उम्मीदों पर ट्रेडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, वॉलेटिलिटी के दो चेहरे। देखिए, वॉलेटिलिटी कोई एक सिंगल नंबर नहीं है, इसके दो अलग अलग रूप हैं। एक वो जो हमें बताता है कि पास्ट में क्या हुआ, और दूसरा वो जो ये बताता है कि फ्यूचर में क्या होने की उम्मीद की जा रही है। ये दो चेहरे कौन से हैं? पहला है हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये पीछे मुड़कर देखती है। ये हमें बताती है कि पास्ट में कोई स्टॉक असल में कितना ऊपर नीचे हुआ। समझिए, ये एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है। और दूसरी तरफ है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, जिसे हम आईवी भी कहते हैं। ये फ्यूचर की तरफ देखती है। और एक बात साफ कर दूं, ये नहीं बताती कि स्टॉक कहाँ जाएगा, नहीं, ये बताती है कि मार्केट को कितनी हलचल की उम्मीद है। अब ये जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है ना, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये एक कीमत है, एक प्राइस। ये सीधे सीधे ऑप्शंस की डिमांड और सप्लाई को दिखाती है। सोचिए, जब भी मार्केट में कोई अनिश्चितता बढ़ती है, मान लीजिए किसी कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो आईवी बढ़ जाती है। और जैसे ही वो अनिश्चितता खत्म होती है, मतलब रिजल्ट्स आ गए, तो आईवी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। और इसी गिरावट को कहते हैं आईवी क्रश। ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। यही वो वजह है कि क्यों कभी-कभी इवेंट के बाद स्टॉक आपकी सोची हुई दिशा में जाता है, फिर भी ऑप्शन की कीमत घट जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो अनिश्चितता का प्रीमियम कीमत में जुड़ा हुआ था, वो अब हवा हो चुका है, गायब हो गया। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, वॉलेटिलिटी का आकार। एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि किसी स्टॉक के सारे ऑप्शंस की वॉलेटिलिटी एक जैसी होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई फ्लैट सरफेस नहीं है, बल्कि इसकी अपनी एक 3D शेप होती है, जिसमें अपने उतार चढ़ाव होते हैं। और इसी शेप को कहते हैं
वॉलेटिलिटी सरफेस। इसे एक 3D मैप की तरह सोचिए। एक ऐसा मैप जो हमें किसी स्टॉक के हर एक स्ट्राइक प्राइस और हर एक एक्सपायरी डेट के लिए इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी दिखाता है। मतलब वॉलेटिलिटी का पूरा लैंडस्केप एक ही जगह पर। अब इस सरफेस के 2 मेन डायमेंशन होते हैं। पहला है वॉलेटिलिटी स्क्यू। ये हमें दिखाता है कि अलग-अलग स्ट्राइक प्राइस पर आईवी कैसे बदल रही है। अक्सर आउट ऑफ द मनी पुट्स की आईवी कॉल्स से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा क्रैश से बचने के लिए ज्यादा प्रीमियम देने को तैयार रहता है। और दूसरा डायमेंशन है टर्म स्ट्रक्चर। ये हमें टाइम के हिसाब से आईवी का बदलाव दिखाता है। मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑप्शंस की आईवी में क्या फर्क है। अक्सर किसी बड़े इवेंट के आसपास शॉर्ट टर्म ऑप्शंस की आईवी आसमान छूने लगती है। ओके, तो अब आते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पर, समय और वॉलेटिलिटी पर कंट्रोल। अब जब हम इन दोनों ताकतों को समझ गए हैं तो सवाल ये उठता है कि भाई एक ट्रेडर इन्हें कंट्रोल कैसे करता है। इसके लिए उनके पास कुछ खास लीवर्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ड्राइवर के पास गाड़ी में होते हैं। और इसमें सबसे पहला और सबसे जरूरी लीवर है वेगा। वेगा हमें ये बताता है कि अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में सिर्फ 1% का भी बदलाव आए तो हमारे ऑप्शन की कीमत पर कितना असर पड़ेगा। आप इसे वॉलेटिलिटी के लिए अपना गैस पेडल समझ सकते हैं। वेगा ज्यादा मतलब वॉलेटिलिटी का असर भी ज्यादा। अब बात करते हैं टाइम की। टाइम डी के, जिसे हम थीटा कहते हैं, ये कोई सीधी सादी चीज नहीं है। ये एक लाइन में नहीं घटता। जब एक्सपायरी बहुत दूर होती है तो ये बहुत धीरे धीरे आराम से होता है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है इसकी स्पीड तेज हो जाती है और आखिरी के कुछ दिनों में तो ये बेतहाशा तेजी से होता है, बिल्कुल उस बर्फ की सिल्ली की तरह जो धूप में रखी हो। शुरू में धीरे धीरे पिघलती है और फिर आखिर में तेजी से पानी बन जाती है। और यहीं पर सामने आता है कि बहुत ही जरूरी बैलेंस, जिसे हम गामा थीटा ट्रेड ऑफ कहते हैं। ये एक तरह का तराजू है। एक पल्ले पर है गामा, जो आपको बड़े बड़े मुनाफे की पोटेंशियल देता है, लेकिन इसकी कीमत है तेज टाइम डीके। और दूसरे पल्ले पर है थीटा, जहां टाइम आपके फेवर में काम करता है, लेकिन आप अचानक होने वाले बड़े मूव्स के रिस्क पर होते हैं। एक ट्रेडर को हमेशा इन दोनों के बीच एक सही संतुलन साधना पड़ता है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अलग-अलग टाइम फ्रेम के ऑप्शंस बिल्कुल अलग-अलग तरीके से काम करते हैं। जो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस होते हैं, जिन्हें लीप्स भी कहते हैं, उनका वेगा ज़्यादा होता है, मतलब वो वॉलेटिलिटी के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। वहीं जो शॉर्ट टर्म ऑप्शंस है, जैसे वीकलीज, उनका गामा बहुत हाई होता है, तो वो स्टॉक के मूवमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। सही काम के लिए सही टूल का इस्तेमाल करना ही समझदारी है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और आखिरी पड़ाव पर, जो है उम्मीदों पर ट्रेड करना। देखिए, जब हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ते हैं तो एक बात साफ हो जाती है। वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग के लिए एक बिल्कुल अलग माइंडसेट चाहिए। यह सिर्फ ये अंदाजा लगाने का खेल नहीं है कि कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। इसे ऐसे समझिए, एक टिपिकल स्टॉक ट्रेडर क्या पूछता है? वो पूछता है प्राइस कहाँ जा रहा है ना? लेकिन एक वॉलेटिलिटी ट्रेडर का सवाल बिल्कुल अलग होता है। वो पूछता है मार्केट में जो मूवमेंट की उम्मीद की जा रही है, क्या उसकी कीमत सही है? कहीं वो ओवरप्राइस तो नहीं या अंडरप्राइस्ड? तो देखा आपने, ये दांव डायरेक्शन पर नहीं है, बल्कि मूवमेंट के मैग्नीट्यूड यानी उसके साइज पर है। और एक बार जब वॉलेटिलिटी की ये समझ आ जाती है ना, तो ट्रेडिंग के कई नए दरवाजे खुल जाते हैं। मार्केट के डर को बेचकर पैसा बनाया जा सकता है। विस्फोटक मुनाफे के लिए सही मौके खरीदे जा सकते हैं। इवेंट्स के आसपास जो गलत उम्मीदें होती हैं, उनका फायदा उठाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ डायरेक्शन पर नहीं बल्कि मूवमेंट के साइज पर दाव लगाया जा सकता है। तो अब एक सवाल, अगली बार जब मार्केट में कोई प्राइस दिखेगा तो क्या दिमाग में सिर्फ यही सवाल आएगा कि ये ऊपर जाएगा या नीचे? या फिर ये सवाल भी आएगा कि इस प्राइस में छिपी अनिश्चितता की कीमत क्या है? यकीन मानिए, ये एक सवाल मार्केट को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, ऑप्शन स्प्रेड्स की दुनिया में। देखिए, ये सिर्फ इस बात का अंदाजा लगाना नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। नहीं, ये उससे कहीं आगे की बात है। ये अपने रिस्क को, अपने जोखिम को एक आर्किटेक्ट की तरह बहुत सोच समझकर और सटीकता से डिजाइन करने के बारे में है। ज्यादातर ट्रेडर्स जब मार्केट को देखते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल यही आता है कि भाई कीमत ऊपर जाएगी
या नीचे। और देखिए, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। ज्यादातर निवेश की जो सोच है वो इसी सीधे साधे दो तरफा चुनाव से ही तो शुरू होती है। ये हम सबका एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट है। अब जरा एक पल के लिए रुकते हैं। क्या हो अगर ये सवाल ही गलत हो? क्या हो अगर सिर्फ डायरेक्शन पर फोकस करके हम एक बड़ी और शायद ज्यादा जरूरी तस्वीर को देखने से चूक रहे हों? बस यहीं से एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच अलग होने लगती है। इस आइडिया को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस प्रॉब्लम को देखना होगा जिसे स्प्रेड्स सॉल्व करते हैं, यानी अकेले या जिसे नेकेड ऑप्शंस कहते हैं, उनमें जो छिपे हुए खतरे होते हैं उनको समझना होगा। तो होता क्या है कि जब कोई सिर्फ एक कॉल या पुट खरीदता है तो उसे लगता है कि ये सिर्फ दिशा पर एक दांव है, पर असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। समझिए कि आप एक नाव में हैं और अचानक से कई लहरें आ जाती हैं। एक है थीटा, मतलब टाइम डीके, जो हर गुजरते दिन के साथ आपके ऑप्शन की वैल्यू को थोड़ा थोड़ा खा जाता है। फिर आता है गामा, जो एक्सपायरी के पास आते आते कीमतों में जबरदस्त तेजी ला सकता है, अच्छा भी और बुरा भी। और हाँ, वेगा को कैसे भूल सकते हैं? ये वॉलेटिलिटी के बदलावों से जुड़ा है, मतलब ये सारी ताकतें ये पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड होती हैं। और मजे की बात यह है कि भले ही आपका डायरेक्शन का अंदाजा सही हो, ये ताकतें मिलकर आपके ट्रेड को डुबो सकती हैं। और बस यहीं पर वो आहा वाला मोमेंट आता है। एक स्प्रेड ट्रेडर सिर्फ ये नहीं पूछता कि आगे क्या होगा, वो पूछता है मैं अपने रिस्क को, अपने जोखिम को किस तरह का आकार देना चाहता हूँ। ये भविष्यवाणी करने से रिस्क को इंजीनियर करने की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है स्प्रेड्स। ये वो औजार हैं, वो टूल्स हैं जो मार्केट के रहमो करम पर रहने के बजाय अपने रिस्क को खुद तराशने, कंट्रोल करने और डिजाइन करने की आज़ादी देते हैं। एकदम बेसिक लेवल पर देखें तो एक स्प्रेड बस यही है, आप एक ही समय पर एक ऑप्शन खरीदते हैं और दूसरा बेचते हैं। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये एक छोटा सा काम आपके पूरे रिस्क प्रोफाइल को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि स्प्रेड्स आपके हाथ में कंट्रोल देते हैं। आप पहले से जानते हैं कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। ट्रेड में एंट्री लेने के लिए अक्सर कम पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, आप ये तय कर सकते हैं कि वॉलेटिलिटी और टाइम डीके जैसी ताकतें आपके ट्रेड पर कितना असर डालेंगी। तो चलिए अब असल चीज़ पर आते हैं कि ये सब बनता कैसे है। शुरुआत करेंगे सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी स्प्रेड्स से, जिन्हें कहते हैं वर्टिकल स्प्रेड्स। इनको आप एक तरह से पूरी दुनिया की जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज हैं उनका लेगो ब्लॉक समझ सकते हैं। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। वर्टिकल स्प्रेड्स मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट स्प्रेड के लिए जेब से पैसे देने पड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इंश्योरेंस खरीदता है। ये तब बेहतरीन काम करता है जब मार्केट में एक दिशा में ठीक ठाक मूव की उम्मीद हो, लेकिन कम लागत पर। दूसरी तरफ क्रेडिट स्प्रेड बनाने पर पैसे मिलते हैं, जैसे कोई इंश्योरेंस बेच रहा हो। यहाँ मकसद होता है समय बीतने के साथ पैसा कमाना। ये तब सबसे अच्छा काम करता है जब उम्मीद हो कि कीमत या तो शांत रहेगी या बहुत धीरे धीरे एक दिशा में जाएगी। लेकिन तब क्या होगा जब ऐसा लगे कि मार्केट किसी एक दिशा में नहीं जा रहा है? क्या हो अगर ये लगे कि मार्केट एक रेंज में ही फंसा रहेगा? या फिर अगर कोई सिर्फ समय और वॉलेटिलिटी पर दांव लगाना चाहे, तो इसके लिए और भी एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। जरा बटरफ्लाई स्प्रेड को देखिए। नाम से भले ही ये कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन असल में ये बस 3 हिस्सों से बना है। आप एक नीचे का कॉल खरीदते हैं, बीच के 2 बेचते हैं और एक ऊपर का खरीदते हैं। मकसद क्या है? मकसद ये है कि अगर एक्सपायरी पर कीमत ठीक बीच वाले स्ट्राइक के आसपास रुक जाती है तो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। ये मार्केट में एक लेजर शार्प निशाना लगाने जैसा है। और फिर आता है आयरन कॉन्डोर। इसको ऐसे समझिए कि आप 2 वर्टिकल स्प्रेड्स को एक साथ बेच रहे हैं, एक कॉल स्प्रेड ऊपर की तरफ और एक पुट स्प्रेड नीचे की तरफ। इससे एक प्रॉफिट जोन, एक दायरा बन जाता है। जब तक कीमत उस दायरे के अंदर रहती है, समय बीतने के साथ साथ प्रॉफिट बनता रहता है। ये उस सिचुएशन के लिए एकदम परफेक्ट है जब मार्केट के शांत रहने की उम्मीद हो। अब कैलेंडर स्प्रेड्स ये समय के डायमेंशन को खेल मिलाते हैं। यहाँ आप एक ही स्ट्राइक पर पास वाले महीने का ऑप्शन बेचते हैं और दूर वाले महीने का ऑप्शन खरीदते हैं। इसके पीछे का आइडिया ये है कि पास वाले ऑप्शन की टाइम वैल्यू दूर वाले ऑप्शन के मुकाबले तेजी से घटेगी, तो आप उसी अंतर से प्रॉफिट कमा सकते हैं।
ये सिर्फ कीमत की दिशा पर नहीं बल्कि समय और अलग-अलग एक्सपायरी डेट्स पर वॉलेटिलिटी के फर्क पर लगाया गया दाव है, जिसे टर्म स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये है कि एक प्रोफेशनल की तरह सोचना शुरू करना। मतलब ये है कि सही काम के लिए सही औजार चुनना। देखिए, अगर मार्केट में एक मजबूत मूव आने की उम्मीद है तो डेबिट स्प्रेड पर गौर किया जा सकता है। अगर लगता है कि मार्केट एक रेंज में ही घूमेगा तो आयरन कॉन्डोर एक अच्छा टूल है। अगर ये अंदाजा है कि कीमत किसी खास लेवल पर आकर रुक जाएगी तो बटरफ्लाई पर नजर डालें। और अगर वॉलेटिलिटी में कोई अनोखी चीज दिखती है तो कैलेंडर स्प्रेड एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। आखिर में पूरी बात बस इसी एक विचार पर आकर टिक जाती है। स्प्रेड्स सिर्फ दांव नहीं है, ये औजार हैं। ये किसी मूर्तिकार की तरह अपने रिस्क प्रोफाइल को ठीक वैसे ही तराशने की ताकत देते हैं जिससे मार्केट में अपने नजरिए को सटीकता और कंट्रोल के साथ एक्सप्रेस किया जा सके। तो अब सवाल ये नहीं है कि ऊपर या नीचे, अब सवाल ये है कि मार्केट के इस कैनवस पर अपने रिस्क और रिवॉर्ड की कौन सी कलाकृति बनाना चाहेंगे। ये सोचने के लिए एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। इस सफर में साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। अच्छा, सोचिए अगर ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ ये अनुमान लगाना ना हो कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। आज की इस चर्चा में हम ट्रेडिंग की एक ऐसी दुनिया में गोता लगाते हैं जहां हम दिशा पर नहीं बल्कि मूवमेंट की रफ्तार पर दांव लगाते हैं। तो जब कोई ट्रेड करता है तो सबसे पहला सवाल मन में क्या आता है? एक डायरेक्शनल ट्रेडर तो यही पूछेगा, भाई कीमत बढ़ेगी या घटेगी। लेकिन एक वॉलेटिलिटी ट्रेडर का सवाल ही बिल्कुल अलग है। वो पूछता है, क्या होने वाला उतार चढ़ाव बाजार की उम्मीद से ज्यादा होगा? यही छोटा सा फर्क असल में सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो ये कैसे करें? दिशा को भूलकर मूवमेंट पर फोकस कैसे किया जाए? इसके लिए हमें 3 खास ताकतों को समझना होगा। गैमा, जो मूवमेंट की गति को मापता है, वेगा, जो वॉलेटिलिटी में बदलाव के प्रति सेंसिटिविटी को मापता है, और थीटा, जो वक्त गुजरने की कीमत है। और ये सब करने का मतलब वॉलेटिलिटी को ट्रेड करने का सबसे पहला कदम है एक डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन बनाना। इसके बिना तो आप वॉलेटिलिटी ट्रेड कर ही नहीं रहे हैं। आप अभी भी जाने अनजाने में बाजार की दिशा पर ही दांव लगा रहे हैं। तो आखिर ये डेल्टा न्यूट्रल है क्या भला? सीधे शब्दों में ये एक ऐसी पोजीशन है जिसे इस तरह से बनाया जाता है कि इसका टोटल डेल्टा लगभग 0 हो जाए। अब इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि जो अंडरलाइंग एसेट है उसकी कीमत में छोटे मोटे बदलावों से पोजीशन पर तुरंत कोई असर नहीं पड़ता। मतलब हमने डायरेक्शन वाले रिस्क को इक्वेशन से ही बाहर कर दिया है। चलिए इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक कॉल ऑप्शन खरीदा जिसका डेल्टा है +0.50। अब इसे न्यूट्रल करना है तो इसके लिए 50 शेयर्स शॉर्ट कर दिए जिनका डेल्टा है -0.50। अब दोनों को जोड़कर देखिए क्या आया? नेट डेल्टा हो गया 0। बस अब ये पोजीशन कीमत के ऊपर नीचे होने पर रिएक्ट नहीं करेगी बल्कि मूवमेंट की रफ्तार पर रिएक्ट करेगी। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये जो न्यूट्रलिटी है ना, ये परमानेंट नहीं है। जैसे ही कीमत मूव करती है, गैमा की वजह से आपकी पोजीशन का डेल्टा बदलने लगता है। इसीलिए इस पोजीशन को सेट एंड फॉरगेट वाला मामला समझकर भूल नहीं सकते। इसमें लगातार एक्टिव मैनेजमेंट यानी कि हेजिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब जब हमने डायरेक्शन को रास्ते से हटा दिया है तो हम इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। वॉलेटिलिटी को ट्रेड करने के 2 बुनियादी तरीके, या तो उसे खरीदना या फिर उसे बेचना। ये स्लाइड समझ लीजिए वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग का दिल है। एक तरफ है लॉन्ग गामा, मतलब आप तूफान पर दांव लगा रहे हैं। आप बड़े मूवमेंट से पैसा बनाने के लिए समय के खिलाफ रोज एक छोटी सी कीमत चुका रहे हैं। दूसरी तरफ है शॉर्ट गामा, मतलब आप शांत समंदर पर दांव लगा रहे हैं। आप स्थिरता से पैसा कमाते हैं, हर दिन प्रीमियम आपकी जेब में आता है, लेकिन सिर पर हमेशा एक बड़े तूफान का खतरा मंडराता रहता है। तो पूरा खेल बस इस एक सवाल पर आकर टिक जाता है, क्या असली मूवमेंट बाजार की उम्मीद से ज्यादा होगा या कम? तो जब हम कहते हैं कि वोलेटिलिटी खरीदी है तो उससे पैसा बनता कैसे है? इसका इंजन है गामा स्कैल्पिंग। अब देखिए ये काम कैसे करता है। सबसे पहले एक डेल्टा न्यूट्रल लॉन्ग ऑप्शन पोजीशन बना ली, फिर जैसे ही कीमत मूव करती है डेल्टा बदल जाता है,
अब इस बदले हुए डेल्टा को वापस न्यूट्रल करने के लिए हेजिंग करनी पड़ती है। दाम बढ़ा तो शेयर बेचे, दाम गिरा तो खरीदे। यही जो छोटा छोटा बाय लो सेल हाई का खेल है ना, यही आपके टाइम डीके यानी थीटा के नुकसान की भरपाई करता है। और अगर मूवमेंट तगड़ा हो तो प्रॉफिट भी बना के देता है। लेकिन वॉलेटिलिटी बेचने में एक बहुत बड़ी चेतावनी छिपी है। कहते हैं ना कि शॉर्ट वॉलेटिलिटी बहुत सेफ फील होती है, विन रेट भी हाई होता है, इक्विटी कर्व भी एकदम स्मूथ। लेकिन ये सब तब तक ही है जब तक कोई बड़ा अनपेक्षित मूव ना आ जाए, जो आपको ऐसे नुकसान देता है जो लीनियर नहीं होते बल्कि तेजी से बढ़ते हैं। इसी को तो शॉर्ट वॉल ट्रैप कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कब खरीदें और कब बेचें। इसके लिए एक बहुत ही साफ सुथरा मेंटल मॉडल है जो इस फैसले में हमारी मदद करता है। तो फैसला लेना कैसे है, ये सब कुछ इस मैट्रिक्स पे टिका है। देखिए, यहाँ हम 2 नंबरों की तुलना कर रहे हैं। एक, बाजार की भविष्य की वॉलेटिलिटी की उम्मीद, जिसे हम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कहते हैं, और दूसरा, हमारी अपनी उम्मीद, जिसे हम रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी कहेंगे। अगर लगता है कि बाजार आने वाले तूफान को कम आंक रहा है, तो प्रीमियम खरीद लिया जाता है, और अगर लगता है कि बाजार शांत मौसम के लिए ज्यादा पैसे दे रहा है, तो प्रीमियम बेच दिया जाता है। ये पूरा का पूरा खेल बाजार के डर और आपकी अपनी कैलकुलेशन के बीच का है। चलिए, अब आखिर में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं, खास तौर पर रिस्क मैनेजमेंट और माइंडसेट में जो बदलाव आता है उसके नजरिए से। सबसे ज़रूरी बात, डेल्टा न्यूट्रल होने का मतलब रिस्क न्यूट्रल होना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हमने डायरेक्शनल रिस्क तो हटा दिया, लेकिन उसकी जगह दूसरे रिस्क ले लिए हैं। इसीलिए कुछ सिद्धांत बहुत ज़रूरी हैं। पोजीशन साइज हमेशा छोटा रखें, अलग अलग एक्सपायरी में डाइवर्सिफाई करें, और सबसे ज़रूरी, टेल रिस्क को समझें, मतलब उन रेयर बड़े इवेंट्स का रिस्क जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये पूरी चर्चा हमें कहाँ लेकर आती है? ये हमें लेकर आती है सोचने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव पर। पुरानी सोच क्या थी कि दिशा के बारे में सही होके जीतेंगे। नई सोच क्या है कि अनिश्चितता की गलत कीमत को पकड़कर जीतेंगे। पहले हम एक रास्ता प्रिडिक्ट कर रहे थे, अब हम एक डिस्ट्रीब्यूशन यानी संभावनाओं के पूरे दायरे की कीमत लगा रहे हैं। और आखिर में यही वो सवाल है जो इस पूरी बदलाव का सार है। क्या आप एक रास्ता प्रिडिक्ट कर रहे हैं या आप एक डिस्ट्रीब्यूशन की कीमत लगा रहे हैं? तो चलिए, आज ऑप्शंस ट्रेडिंग को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखते हैं। बात सिर्फ कुछ शुरुआती स्ट्रैटेजीज को रटने की नहीं है, बल्कि हम उससे एक कदम आगे बढ़कर एक प्रोफेशनल की तरह रिस्क मैनेजमेंट की कला को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक एमेच्योर ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में फर्क क्या होता है? देखिए, इसका जवाब किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी में नहीं है। नहीं, फर्क है सोचने के तरीके में, एक बिल्कुल अलग माइंडसेट में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रैटेजी ट्रैप की। ये वो पड़ाव है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स आकर अटक जाते हैं, एक तरह से फंस जाते हैं। एक बिगिनर ट्रेडर क्या पूछता है? वो पूछता है, भाई कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करूं? और वहीं एक प्रोफेशनल क्या सोचता है? वो ये पूछता है कि मैं कौन सा एक्सपोजर खरीद या बेच रहा हूं, और सबसे जरूरी बात, क्या इसकी कीमत सही है? ये जमीन आसमान का फर्क है सोच में। तो चलिए, अब इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में चलते हैं। ये बदलाव है रटने से इंजीनियरिंग की तरफ जाने का, एक पैराडाइम शिफ्ट। और यहाँ जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है एक्सपोजर मैनेजमेंट। इसे आप प्रोफेशनल्स की भाषा कह सकते हैं। इसमें होता क्या है कि किसी भी ट्रेड को एक अकेली स्ट्रैटेजी की तरह नहीं देखा जाता, नहीं, बल्कि उसे देखा जाता है डेल्टा, गामा, वेगा और थीटा जैसे अलग अलग रिस्क के एक कलेक्शन की तरह। और कमाल की बात यह है कि इन टुकड़ों को हम अपनी मर्जी से जोड़ तोड़कर नया आकार दे सकते हैं। ये एक लाइन पूरी कहानी बयां कर देती है। मतलब साफ है, ऑप्शंस कोई नियमों की बंधी बंधाई किताब नहीं है, बल्कि एक बेहद फ्लेक्सिबल इंजीनियरिंग टूलकिट है। तो फिर इस इंजीनियरिंग टूलकिट में होता क्या है? चलिए उन बेसिक टूल्स पर नजर डालते हैं जिनका इस्तेमाल प्रोफेशनल्स अपने रिस्क को शेप देने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सिंथेटिक पोजीशंस। इसका सीधा सा मतलब है कि एक चीज के रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल को दूसरी चीजों का इस्तेमाल करके बनाना, जैसे स्टॉक के रिस्क को ऑप्शन से बना लेना। यही वो चाबी है जो किसी भी पोर्टफोलियो में जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी ला सकती है। इसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। देखिए, अगर एक कॉल खरीद लें और एक पुट बेच दें, तो इसका जो रिस्क प्रोफाइल बनेगा वो बिल्कुल स्टॉक खरीदने जैसा ही होगा। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग रास्ते हमें एक ही मंजिल तक पहुंचा सकते हैं।
तो सवाल ये है कि इसका फायदा क्या है। सिंथेटिक्स से होता ये है कि हम अपने ट्रेड की मेन डायरेक्शन को बदले बिना ही उसके रिस्क को एडजस्ट कर सकते हैं। ये कैपिटल का बेहतर इस्तेमाल करने और अपने रिस्क को रीस्ट्रक्चर करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। अब बात करते हैं दो बेसिक वॉलेटिलिटी स्ट्रैटेजीज की। लॉन्ग स्ट्रैडल तब खेला जाता है जब बाजार में एक बड़ी हलचल की उम्मीद हो, चाहे ऊपर या नीचे, और शॉर्ट स्ट्रैडल ठीक इसका उल्टा है। ये तब बनाया जाता है जब स्थिरता की उम्मीद हो। ये हमें दिखाता है कि कैसे कीमत और बाजार की वॉलेटिलिटी पर अपनी राय को ट्रेड में बदला जा सकता है। फिर आता है रेशियो स्प्रेड। ये जानबूझकर एक अनबैलेंस्ड प्रॉफिट लॉस की सिचुएशन बनाने का तरीका है। इसमें होता क्या है, एक ऑप्शन खरीदा जाता है और उसके बदले में दो बेचे जाते हैं। इससे एक बहुत ही खास तरह का रिस्क प्रोफाइल बनता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये जो एडवांस स्ट्रक्चर्स है ना, ये सिर्फ डायरेक्शन के बारे में नहीं है। नहीं, ये रिस्क के शेप को कंट्रोल करने के बारे में है। जैसे मान लीजिए कम कीमत पर वेगा यानी वॉलेटिलिटी के रिस्क को कम करना हो, या फिर थीटा यानी टाइम का फायदा बढ़ाना हो। ओके, तो अब तक हमने अलग अलग ट्रेड्स की बात की। अब हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और पूरे पोर्टफोलियो के नज़रिए से सोचेंगे। और यही प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट की असली पहचान है। तो एक प्रोफेशनल की मेंटल चेकलिस्ट कैसी दिखती है? उसकी शुरुआत होती है इस सवाल से। पहला सवाल, मेरा डेल्टा क्या है, यानी मेरा डायरेक्शनल रिस्क कितना है? ये पोर्टफोलियो बाजार की चाल के हिसाब से कितना ऊपर नीचे होगा? चेकलिस्ट अभी खत्म नहीं हुई। अगला सवाल गामा को लेकर है। अगर कीमत में तेजी से कोई बदलाव आता है तो उसका मुनाफे पर क्या असर पड़ेगा? क्या कोई तेज मोड़ आने पर हम तैयार हैं? फिर बारी आती है वेगा की, यानी बाजार की वॉलेटिलिटी में होने वाले बदलाव से पोजीशंस पर क्या असर पड़ेगा। सोचिए, अगर बाजार में अचानक घबराहट बढ़ जाए या घट जाए तो पोर्टफोलियो का क्या होगा? अब इसमें हम टाइम का एलिमेंट भी जोड़ते हैं। जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है, गामा बहुत तेजी से बढ़ता है। ये एक ऐसा रिस्क है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। और हाँ, आखिर में शायद सबसे ज़रूरी सवाल, मेरी सबसे खराब हालत क्या हो सकती है? वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? ये सवाल हमें टेल रिस्क समझने और एक एग्जिट प्लान तैयार रखने की अहमियत याद दिलाता है। ये जो चार्ट है ना, ये बहुत अच्छे से दिखाता है कि प्रोफेशनल्स अपने पूरे पोर्टफोलियो के टोटल रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक ही होता है, ये पक्का करना कि कोई भी एक रिस्क हद से ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो चलिए, अब आखिर में इस पूरी सोच के विकास को और इस इंटीग्रेटेड अप्रोच के फायदों को समेटते हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि एक ट्रेडर के सवाल कैसे बदलते हैं। ये सफ़र एक प्रोफेशनल पर आकर ख़त्म होता है, जो किसी खास रिस्क की सही कीमत और उसकी ओनरशिप पर फोकस करता है। यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात समझने वाली है, वो ये है कि अपने रिस्क को समझना सीधे सीधे साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ है। जब किसी को पता होता है कि उसका एक्सपोजर क्या है, तो इमोशनल रिएक्शंस अपने आप कम हो जाते हैं और वो सोच समझकर फैसले ले पाता है। और हम इसी पावरफुल आइडिया के साथ आज की बात खत्म करेंगे। एक एमेच्योर से प्रोफेशनल तक का जो पूरा सफ़र है ना, उसका सार इसी एक लाइन में है कि असली मास्टरी स्ट्रैटेजीज रटने में नहीं है, बल्कि हर पल अपने एक्सपोजर के बारे में जागरूक रहने में है।